अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है। उसमें हमने ये फाइंड करना है कि एक पेंडुलम जो है वो किस तरह से अपनी मोशन को पोजेस करता है। फिर हमने उसमें वंस अगेन रीस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर देखना है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्पेशल टाइप है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की तरफ बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो कंसिस्ट करता है सबसे पहले बॉब ऑफ मैस एम, यानी कि एक मेटालिक बॉब है जिसका मैस एम है। ये मैस जो है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड वन, स्ट्रिंग विच मस्ट बी इन एक्सटेंसिबल। एक स्ट्रिंग के साथ जो है हम इसे इसके एक एंड को फिक्स कर देंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट नज़र आ रहा है। वन एंड इज़ फिक्स्ड, एक एंड को हम जो है यहाँ पे इसमें फिक्स कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड एंड होगा इसको हम अटैच कर देंगे विद अ बॉब। तो ये जो कुछ अभी बात आपको बताई गई, अगर इसे इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम जो है मैं आपके सामने रखूँ तो आपके पास सिंपल पेंडुलम की कुछ डायग्राम इस तरह से आपको नज़र आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल पेंडुलम की डायग्राम है जो आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स किया हुआ है, वेयर एज उसके जो सेकंड एंड है, सेकंड एंड से हमने एक बॉब को जिसका मैस एम है, जिसको हम मेटालिक बॉल कह रहे हैं, जो कि हॉलो नहीं, बिल्कुल मैसिव होगी, हॉलो नहीं होगी अंदर से, उसके साथ हमने उसको अटैच कर दिया है। स्ट्रिंग की एबिलिटी क्या है या उसकी खासियत क्या है कि वो इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। जिस तरह हम रबर या जो है हम जो मास्क पहनते हैं, मास्क की जो स्ट्रिंग होती है उसमें खिंचाव होता है, उन्हें उसमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो जो आपके पास स्ट्रिंग यूज़ की जा रही है सिंपल पेंडुलम केस में, वो कौन क्या होनी चाहिए, वो इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी किस्म का खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो ये इस सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास डायग्राम है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, या अब हम अगर उसकी बात करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिस्टम में हो क्या रहा होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है कि जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम उसमें हमने एक एंड के साथ स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है, वेयर एज़ जो आपके पास सेकंड एंड है वहाँ से हमने मैस को सस्पेंड किया हुआ है। अब देखें, ये जो मैस है बिल्कुल सिंपल कंडीशन के अंदर इसके ऊपर W इज़ इक्वल टू mg, ये फ़ोर्स जो है वेट की फ़ोर्स ये एक्ट कर रही होती है। तो आप लोग जो है अपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि उसके कंपैरेटिवली जो अपोजिट फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन की फोर्स होगी इन दी फॉर्म ऑफ टेंशन होगी, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंपल पेंडुलम, ये बिल्कुल मीन पोजिशन जिसको हम कह रहे हैं, मीन पोजिशन के ऊपर ये क्या होगा, बिल्कुल रेस्ट पे होगा। और रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, इसमें जितनी भी फोर्सेस का सम आ रहा होगा वो सारा ज़ीरो होगा, ये रेस्ट की कंडीशन पे होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब करेंगे क्या, जिस तरह हमने वहाँ पे मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग में किया था कि हम मीन पोजीशन से हमने उसको डिस्प्लेस किया था। अब इसको मैं करूँगा क्या कि जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है इसके मैस को मैं यहाँ से पकड़ कर इसको एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम ए कह रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में जाके मैं इसको रख दूंगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको जैसे ही मैंने रखा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है जो फोर्सेस का बिहेवियर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे आपके पास जो मैस है उसके ऊपर जो भी फोर्स नज़र आ रही है mg, जो कि हमने बात की थी W इज इक्वल टू वेट होता है, जो कि mg की इक्वल है। तो mg की जो है आपके पास वो इस डायरेक्शन में होगा, वेयर एज उसके रिस्पेक्टिवली जो यहाँ पे आपको बाकी जो फोर्सेस के कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं उसको भी अब हम समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास डायग्राम है इस वक्त इस कंडीशन में ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है। अब एक्सट्रीम पॉइंट ए के ऊपर जो इसके पास फोर्सेस का बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे टी जो है वो रिएक्शन की फ़ोर्स है, और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा ये आपको एक फ़ोर्स नज़र आ रही होगी, वेयर एज एम जी साइन थीटा ये दूसरी फ़ोर्स है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों फोर्सेस में से एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, इनमें से कौन सी फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि इस बॉब को जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को अटेन करेगा। इनमें से कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो एम जी साइन थीटा ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है एंड इज एक्ट बिहेव लाइक अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है
रीस्टोरिंग फोर्स वो बेसिकली एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा जो है फोर्स का कंपोनेंट, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है रीस्टोरिंग फोर्स का। और आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी आप सिस्टम लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम जो है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग लिया था, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एग्जीक्यूट करवाए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे जो है एम जी साइन थीटा है। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि एम जी कॉस थीटा और सिंपल एम जी ये क्यों नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिंपलेस्ट केस देखते हैं, जो हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था, ये नॉर्मल कंडीशन में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ये फोर्स थी जिसके रिस्पेक्टिवली जो है टेंशन की फोर्स जनरेट हो रही थी। तो ये तो तब कंडीशन थी जब वो रेस्ट के ऊपर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एम जी का जो कंपोनेंट है वो तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, एम जी का फोर्स का कंपोनेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इसीलिए ये एम जी का जो कंपोनेंट है ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर नहीं है। नाउ एम जी कॉस थीटा ये क्यों नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये इसलिए नहीं है बिकॉज ये एम जी कॉस थीटा की जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल रिवर्स है। बिल्कुल अगर हम इसको रिवर्स ड्रॉ करें तो ये टेंशन के इक्वल आ रही है। यानी कि यहाँ पे इस एम टेंशन और एम जी कॉस थीटा ने दोनों फैक्टर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो एम जी कॉस थीटा जो है ये कह सकते हैं देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा ने टेंशन के फैक्टर को कैंसिल किया हुआ है। हेंस देयर इज नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं हो सकती, ये डायरेक्शन मोशन को पोजेस कराने का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। एम जी की भी जस्टिफिकेशन आपको दे चुका हूँ कि यहाँ पे जो एम जी का फैक्टर है वो आपको नजर आ रहा है कि वो भी पार्टिसिपेट नहीं करा, सिंस एम जी साइन थीटा जो एम जी साइन थीटा है इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजिशन की तरफ है। तो ये एम जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है ये पार्टिसिपेट करेगा रीस्टोर एज अ रीस्टोरिंग फोर्स के लिए और ये फिर ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए समझने के लिए कि एम जी साइन थीटा जो है ये कंपोनेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बाकी दो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है। तो नाउ स्टूडेंट्स अब ए पॉइंट पे जैसे ही हम जाके इस सिस्टम को मैथ्स को हम जब रिलीज़ करेंगे तो ये एम जी साइन थीटा का जो फोर्स का कंपोनेंट है ये इसको मूव करवाएगा और ये मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अब वंस अगेन मीन पोजीशन पे आने के बाद ये रुकेगा नहीं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ये रुकेगा नहीं बल्कि ये आगे को मूव कर देगा और ये पेंडुलम जो है आगे को मूव करेगा। इस तरह ये दोबारा एक एक्सट्रीम पोजीशन को अटेन करेगा, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन अटेन करने के बाद फिर से ये ऑब्जेक्ट जो है ये रुकेगा नहीं और वहाँ से दोबारा ये मीन पोजीशन की तरफ जाने लग जाएगा, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा और अपनी ये इस तरह की जो मोशन है सो कंटिन्यू रखेगा, कैरी रखेगा, अनलेस कि उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है और जो अदर फैक्टर्स ऑफ फोर्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट करके उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ ना कर दें और मोशन ऑफ पेंडुलम जो है दोबारा स्टॉप होकर अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स जिस तरह हमने वहाँ पे अभी पिछली स्लाइड में जो है हमने समझा था कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसको मूव करवा रहा है। अब यहाँ पे हमने देखना है बिहेवियर ऑफ वेलोसिटीज़ और वंस अगेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को, जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में इसको समझा था। सो स्टूडेंट्स वेयर वी इज इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे जिसको हम पॉइंट ओ कह रहे हैं, मीन पोजीशन पे जो है वो आपके पास वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो आपके पास मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का फैक्टर इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे के ऊपर मैक्सिमम आती है। इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन्स के ये इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, कि ये वर्क करने की काबिलियत रखता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से जब मैसिव ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करके यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आएंगे, इसकी तमाम जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी मीन्स वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। सो वेलोसिटी का फैक्टर जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वेयर देयर v इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे भी आपको वेलोसिटी का फैक्टर जीरो नजर आ रहा है मीन्स कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एंड वेयर v इज मैक्सिमम मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करें, वेयर v इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम है। अब जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है v इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और वेयर v इज मैक्सिमम, जैसे कि आपको यहाँ पे v इज मैक्सिमम नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वहाँ पे डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स v इज मैक्सिमम मीन्स वी यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम नज़र आ रही है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि किस एक्सट्रीम पे क्या उसका बिहेवियर होगा, ज़ीरो एट एक्सट्रीम। यानी कि यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम एट मीन्स तो ज़ीरो कहाँ पे होगी,
एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ हैं ये आपके पास जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टूडेंट्स जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की कि जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है नज़र आ रहा है आपको जिसमें मैस है वो अपनी पोजीशन को कैरी करता रहेगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल सी डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करूँ, ये आपके पास पेंडुलम है, तो यहाँ से जो है आपने इसको डिस्प्लेस किया, इस पॉइंट पे आ गया, तो ये अपनी जो मोशन है इसको कैरी करता रहेगा, अपनी मोशन को एग्जीक्यूट जो कर रहा है। यहाँ से एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर मीन से जो है वापस जो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, इस तरह ये अपनी पोजीशन को जारी रखेगा। सो स्टूडेंट्स इस पूरी पोजीशन में अपनी इस पोजीशन को चेंज जो कर रहा है, जो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन अटेन कर रहा है, वेलोसिटी अटेन कर रहा है, सो स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम भी यूटिलाइज हो रहा होगा। सो इस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये आपके पास फॉर्मूला L जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, वेयर G इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि अर्थ के केस में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 ms-2 होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स इन तमाम फैक्टर को जो आपके सामने डिस्कस किए, जो पॉइंट डिस्कस किए गए, इन तमाम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, उस पर कुछ फीचर्स जो है वो हमें नज़र आए हैं। वो क्या है? फर्स्ट वन इज बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजिशन। हर वो बॉडी जो कि एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ज़रूरी है, ये लाजिम बात है कि वो किसी फिक्स पॉइंट यानी कि मीन पोजिशन के गिर्द बार बार अपनी वाइब्रेशन को रिपीट कर रही है। सेकंड वन इज़ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो भी मीन पोजीशन है, चाहे ऑब्जेक्ट इस एक्सट्रीम पॉइंट ए पे हो, चाहे इस ऑब्जेक्ट इस एक्सट्रीम पॉइंट बी पे हो, ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को जारी रखना चाहता है। तो एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन के गिर्द होगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हमने बात की जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन के तरफ होगी। अब जो एक्सेलरेशन जो आपको नज़र आ रहा है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि मीन पोजीशन से आप ले रहे हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ वेलोसिटी एक्स मैक्सिमम, जिस पॉइंट को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वेलोसिटी इज़ 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वेलोसिटीज़ वो 0 हैं, वेयर एज वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम एट मीन पोजीशन पे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।